हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th की टर्म 2 एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें जो चैप्टर्स स्टार्ट हम लोगों ने किया है। उस इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर 4, उसमें हम लोग देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इसका एक सेक्शन, एक पोर्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द वन सेक्शंस, मींस फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। कितने पार्ट में ये कंप्लीट होगा हम देखेंगे पार्ट बाय पार्ट। ये पार्ट बाय पार्ट इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि आपको समझने में आसान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको टर्म 2 की प्रिपरेशन में आसानी होगी एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए उसको आप एक्सप्लेन कर पाए, आप लिख पाए। तो आइए एक एक करके लाइन बाय लाइन सारे टॉपिक्स को, पार्ट 2 को समझने की कोशिश करते हैं। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी एंड एज अ ग्लोबलाइजेशन। अगर पूरे विश्व के बाजार को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो उसमें भारत को अपने वहाँ रख करके देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज फॉरेन ट्रेड जो है, व्यवसाय जो है, हमारे यहाँ अपने आप में एक बहुत बड़ी FDI बोलते हैं, फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहा गया है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है, डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़ा रोल है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं हमारे कंट्री में जो हमारे यहाँ आकर के बिजनेस कर रही है। उसमें से बहुत सारे एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे मारुति सुजुकी, सुजुकी फ्रॉम जापान। सुजुकी जापान की कंपनी है, मारुति फ्रॉम इंडिया, इंडियन कंपनी है। दोनों कोलैबोरेट करके रूल में, बिजनेस करने के जो रूल है उसमें परिवर्तन करके यहाँ आकर के बिजनेस करना शुरू हुआ। हीरो होंडा, होंडा फ्रॉम जापान, हीरो फ्रॉम इंडिया। तो ये इस तरह से बहुत सारे, इंश्योरेंस सेक्टर्स हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो, IT कंपनियां हो। IBM है, अमेरिका की है, IBM कंपनी अमेरिका की है। बहुत सारी ऐसी, एसेंचर कंपनी है, IBM है, बहुत सारी है जो कंपनी है, इंडिया की भी है, विदेशी भी है। सॉफ्टवेयर कंपनी से लेके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके, कंस्ट्रक्शंस में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अलग अलग कंट्री की है। तो इस तरह से हम लोग बाजार को समझने के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन हिस्ट्री। यू वुड हैव रीड अबाउट द ट्रेड routes connecting India and South Asia to markets both in the East and West, and the extensive trade that took place along these routes. Also, you would remember that it was trading interest which attracted various trading companies such as East India Company to India. Here is given the example of the very old example, the East India Company. The East India Company is a one trading company came in India for the business purpose. बाद में चल कर के जो भी हो जाए, लेकिन शुरू से ही हमारे देश में दूसरे कंट्री के लोग, बिजनेस व्यापारी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन आया और यहाँ बाजार बढ़ाया। सो व्हेन देन ही इज बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। To put it simply, foreign trade creates an opportunity for producers to reach beyond the domestic markets. That is, market of their own countries. Markets of their own countries. Producers can sell their produce. Producers का मतलब होता है निर्माता। जो भी चीज़ बनाने वाले को है वो उसको निर्माता बोलेंगे हम लोग। Producers can sell their produce not only in market located within the country, but can also compete in market located in other countries of the world. कहने का मतलब है कि सिर्फ अपना ही देश में नहीं, वो दूसरे देश के भी बाजार से उसको कंपटीशन रखना पड़ेगा। इसका कारण क्या है? ग्लोबलाइजेशन। यानी आज ऐसा चीज़ नहीं है। आज हमारा आरा का बाजार है, आरा का जो मार्केट है, भोजपुर जिले का जो हेड क्वार्टर है। हम दुकान में चीज़ें जाते हैं खरीदने के लिए, तो एक ही चीज़ नहीं मिलती, हर ब्रांड अवेलेबल है। पटना में जाते हैं, हर ब्रांड। अब हर ब्रांड में भी आपको दूसरे कंट्री का भी मिलेगा, अपने देश का भी मिलेगा। अब आप अपना, हम एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, वी आर जस्ट कंपेयरिंग, अच्छा ये ऐसा यहाँ का है,
ये यहाँ का ऐसा है। तो कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है वो डिसाइड तो हम करते हैं, लेकिन कंपेयर तो करते हैं। कस्टमर के पास ऑप्शन अभी है, और ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन दिस इज हैपेंस। सो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सिमिलरली फॉर द बायर्स, बायर्स मतलब खरीदार, खरीदता है। बायर्स import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced। डोमेस्टिकली का मतलब होता है कि कैसे डोमेस्टिक तरीके से देखा जाए तो इस चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये एक शॉप का आपको फिगर दिखाया जा रहा है, गिफ्ट्स एंड टॉयज। दूसरा उसी के जस्ट बगल में इम्प्रेशंस टॉयज स्पोर्ट्स एंड गिफ्ट आइटम्स। स्टेशनरीज भी है वहाँ पर, बर्थडे रिटर्न गिफ्ट्स एंड कुरियर का भी है, स्टेशनरी टॉयज गेम्स स्पोर्ट्स कुरियर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ ये भी देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है फॉरेन का बाजार कैसे हमारे बाजार को कैप्चर्ड किए हुए है। लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू द एग्जांपल ऑफ चाइनीज टॉयज इन द इंडियन मार्केट। चाइना का खिलौना जो है भारतीय बाजार में किस तरह से भारतीय बाजार को कैप्चर किए हुए। व्हाट इज द रीजन? The reason behind it, the flexibility and the availability of the toys। toys का available होना है, the varieties of toys, अलग अलग प्रकार के खिलौने जो लोगों को स्मूथ हो, खेलने में स्मूथ हो, देखने में अच्छा लगे, दाम भी सस्ता हो। तो बाजार की चीज़ें जो कंज्यूमर जो कस्टमर होता है यही चीज़ देखता है। मेन चीज़ ये होता है कि हमारा जो सामान जो हमें लेना है खरीदना है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होता है कि कैसे बाजार को किस तरह से पकड़ा जाए। तो हियर इज हैविंग द चाइनीज टॉयज इन इंडिया। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज टू इंडिया। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना, मतलब भारत में एक्सपोर्ट करना, ये हो गया। Where toys are sold at a high price, they start exporting plastic toys to India। जहाँ टॉयज का प्राइस मूल्य मतलब बढ़ा, वहाँ पर मूल्य कम करके वो अपने देश का टॉयज यहाँ पर बाजार में उतारना शुरू कर दिया। Buyers in India now have the option to choosing between Indian and the Chinese toys। यानी बायर्स के पास ये उसको ऑप्शंस मिल गया, विकल्प मिल गया कि भारतीय खिलौना खरीदे कि चाइना का खिलौना खरीदे। अगर वो मार्केट ग्लोबलाइज नहीं होता तो हमारे देश में जो खिलौना जैसा बनता वैसा ही खिलौना हमारे देश के लोग यूज़ करते, बच्चों के लिए खरीदते, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। द वेराइटीज ऑफ द टॉयज इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, नॉट ओनली द चाइना। यहाँ तो चाइना का एग्जाम्पल लिया, जापान भी है, मलेशिया भी है, सिंगापुर है। तो ये सारे देशों से अगर आ रहा है तो कस्टमर के पास एक तो ऑप्शन हो गया कि मैं ये लूँ, कलर की वेराइटीज़, उसके शेप की वेराइटीज़, अवेलेबिलिटीज़ किसकी ज़्यादा है। साथ में जो मार्केट में जो कंपटीशन बन रहा है इंडिया के बाज़ार और चाइना के बाज़ार में बेस्ट क्वालिटी देने के लिए कस्टमर के लिए ऑप्शन ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये भी एक अपने आप में स्टार्टअप के लिए बेहतर है कि आप मार्केट को जब तक नहीं समझेंगे तब तक मार्केट आपको नहीं समझेगा। सो बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉय बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेस। चीपर मतलब सस्ता, चीपर प्राइसेस एंड नाउ डिजाइन चाइनीज टॉयज बिकम more popular in the Indian market। Within a year 70 to 80% of the toy shops have replaced Indian toys with Chinese toys। Toys are now cheaper in the Indian market than earlier। What is happening here as a result of trade? जैसा कि व्यवसाय में जो हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं,
Chinese toys come into the Indian markets in the competition between Indian and Chinese toys. Chinese toys prove better. Indian buyers have a greater choices of toys and at lower prices. For the Chinese toys market makers, this provides an opportunity to expand business. यानी कहीं ना कहीं चाइना का जो खिलौना है वो भारतीय खिलौनों से सस्ते दाम पर यहाँ अवेलेबल है। चाइनीज़ खिलौने, चाइनीज़ टॉयज नंबर एक। दूसरा, जो चाइना का जो खिलौना है उसकी वेराइटीज़ और कलर और शेप और साइज़ की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन भी है, लोगों को, बच्चों को लुभा रहा है। So for the Chinese toy makers, this provides an opportunity to expand business. The opposite is true for Indian toy makers. They face losses as their toys are selling such less. तो इंडियंस जो टॉय मार्केट्स है वो लॉस में, हानि में उसको तो रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लोगों के पास ऑप्शन बहुत है, लोगों के पास ऑप्शन बहुत है। उस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बाज़ार चल रहा है, उस हिसाब से बाज़ार की अवेलेबिलिटी है। तो अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इन जनरल with the opening of trade, goods travel from one market to another. Choice of goods in the market rises. वस्तुओं की जो चॉइस है कि आप ये ना खरीद के ये खरीदें। यानी आज के समय में सबसे बढ़िया एग्जांपल हम दें तो मोबाइल टेक्नोलॉजी का देंगे। मोबाइल की जो ब्रांड है हमारे देश में एक ही नहीं है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, इंटेक्स भी है, इंडिया का भी है, एप्पल भी है, ओप्पो है, माइक्रोमैक्स है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें मोबाइल सेल करती है। उसी तरह से अगर लैपटॉप बाजार की बात करें, कंप्यूटर बाजार लैपटॉप, तो लैपटॉप में HP है, डेल है, लेनोवो है, एशर है, बहुत सारे ब्रांड्स इसमें भी आ गए हैं। तो ऑप्शन अगर कंज्यूमर को ज़्यादा मिलता है तो उसके लिए मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, और ये तभी हो सकता है जब मार्केट बाजार जो है विश्व से जुड़ा हुआ हो, जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें कितनी हानि हमें है, यानी इंडिया को कितनी लॉस है, कितना बेनिफिट है, उसको समझने की जरूरत है। द चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट्स राइजेस। चॉइस ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं की जो पसंद होता है तो मार्केट बढ़ता है। उस पॉइंट को समझिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेट, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस ऊपर उठता है। प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल एंड प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली compete against each other even though they are separated by thousands of miles. Foreign trade thus results in connecting the market of integration of markets in different countries. Small traders of ready-made garments facing stiff competition from both the MNCs, brands and imports. So let us work these. These are having the questions. What was the main channel connecting countries in the past? How it is different now? पहले के ज़माने में लोगों से कनेक्ट करने का सबसे बड़ा जरिया क्या था? What was the main channel connecting countries in the past? शिप मार्ग से ज़्यादा तो लोग हम कनेक्ट होते थे, जो पानी के जहाज़ से जो सामान लाना आना, ये सब सोशल नेटवर्किंग चीज़ें थी नहीं। तो हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम नाउ, आज के ज़माने से बहुत अंतर है। आज के ज़माने को देखा जाए तो अभी लोगों के पास जो स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, इसके फैसिलिटीज़ इतनी है
कि आप अमेरिका के सारे प्रोडक्ट के यहाँ पर वैल्यू और उसके प्राइस को समझ सकते हैं। अमेरिका के लोग इंडियन वैल्यूज प्राइस को जान सकते हैं ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? फॉरेन ट्रेड अभी मैंने बताया आपको कि विदेश का जो व्यापार होता है, किसी भी कंट्री में के ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंट्री में आकर के, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एग्जांपल दिया हुआ है आपको, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की कंपनी है, वो आकर के यहाँ पर व्यवसाय एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो उसके सम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रूल्स रेगुलेशन में क्या होता है कि अकेले कोई भी कंट्री का कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आकर के किसी देश में बिजनेस नहीं शुरू कर सकता है। तो आप बोलिएगा तो फिर क्या है, उसको ज्वाइंट पार्टनरशिप में यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। यानी यहाँ के जो बिजनेस स्टार्टअप करने होंगे, उस बिजनेस में यहाँ के भी लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये हो गया फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हो गया कि आप यहाँ पर कितना, अगर कोई मारुति सुजुकी में सुजुकी कितना % इन्वेस्ट करेगी यहाँ पर, तो नियम ये है कि ऑनरशिप में आपको दिखाना है 51 एंड 49 का ऑनरशिप होता है। जिस देश में जो भी फैक्ट्री लगेगी, उस देश का जो वहाँ का जो ट्रेडमैन होगा, बिजनेसमैन होगा, उसका शेयर 51% होगा, और दूसरे कंट्री जो आए हुए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनका 49% होगा। तो ये इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कंडीशन पर ये काम करता है। दूसरा, थर्ड क्वेश्चन है, इन रिसेंट ईयर चाइना हैज़ बीन इम्पोर्टिंग स्टील फ्रॉम इंडिया, एक्सप्लेन हाउ द इम्पोर्ट ऑफ स्टील बाय चाइना विल इफेक्ट स्टील कंपनीज इन चाइना, स्टील कंपनीज इन इंडिया, इंडस्ट्रीज बाइंग स्टील फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनदर इंडस्ट्रियल गुड्स इन इंडिया। तो यहाँ पर देखा गया है कि स्टील कंपनी इन इंडिया, तो चाइना तो यही होगा कि वहाँ पर उसके देश के लिए ज़्यादा इफेक्ट होगा चाइना की, अगर चाइना में कमी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द इम्पोर्ट ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया इनटू द चाइना। हाउ विल द इम्पोर्ट फ्रॉम स्टील फ्रॉम इंडिया, मतलब भारत से कैसे चाइना में मंगाया जा सकता है, चाइनीज़ मार्केट में, लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स फॉर स्टील टू कंट्री। इनडायरेक्ट रूप से आप समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि इनडायरेक्ट रूप से जो ग्लोबलाइजेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, एकदम कंप्लीटली उस टॉपिक का ये क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वैश्वीकरण जो है, ग्लोबलाइजेशन जो है, उससे हमें आसानी हो गई है कि अगर किसी और कंट्री में जो रिसोर्स है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जो है, और 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट एक डिवाइस है, चिप है। हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर पहले कभी नहीं बनता था, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर तो चल रहा है। कार का शीशा उठाना हो, सेंसर से काम करे, रिमोट से लॉक काम हो जाए कार के गेट का। सेमीकंडक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड्स ऑफ द एक्टिविटीज। हाउ इट्स वर्क, तो हम जापान से मंगाते थे, चाइना से मंगाते थे, अलग अलग कंट्री से हम लोग सेमीकंडक्टर मंगा करके अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये चीज़ जो होना, फॉरेन ट्रेड को कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन है, यानी हमारे यहाँ चीज़ें बन रही है, कुछ चीज़ें ऐसी पार्ट्स है जो हमारे यहाँ नहीं है, तो हम दूसरे बाजार से, दूसरे कंट्री से मंगा रहे हैं। यहाँ भी आपको एग्जांपल दिया गया, स्टील की जो प्रोडक्शन लो हो गया, तो रॉ मटेरियल वो इंडिया से ले रहा है चाइना, यही चीज़ बता रहा है ना। तो ये एक तरह से ग्लोबलाइजेशन ऐसे हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कंट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं, खैर ये तो अलग प्रकार का बिजनेस हो गया। लेकिन जो ये कार वाला मैंने बताया, ये बिजनेस में वो चीज़ें एकदम डिपेंडेंसी वाली नहीं है, इट्स अ नीड। ठीक है, अगर कार का अगर नहीं मिल रहा है तो कार में सेंसर नहीं लगेगा, कार हाथ से ऐसे घुमा घुमा करके शीशा उठेगा। लेकिन अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं आता है तो इन एनर्जी जिसको कहते हैं, उससे आगे देश नहीं बढ़ सकते आपको, वो ये प्राइमरी चीज़ में हो गया। तो वही कह रहा है कि हाउ विल द इम्पोर्ट ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया इनटू द चाइनीज,
market leads to integration of markets for steel in two countries. यानी that in two countries steel is very effective role in China because steel is a raw material. The maximal steel plant and maximum industries is based on the steel and iron. Any kinds of the industries, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, any kinds of the industries is based on the iron and steel. आप जिस चेयर पर बैठे हुए हो, जिस टेबल हो, जो दरवाजा हो, खिड़की हो, जितनी सारी गाड़ियां बन रही है उसकी सारी बॉडी आयरन एंड स्टील में है. हर चीज कहाँ नहीं है आपको. तो आयरन एंड स्टील इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द बेसमेंट है वो किसी भी कंपनी के लिए, और वो उसको नहीं वहाँ प्रोडक्शन हो पा रहा है तो वो कंट्री डेवलप उतनी तेजी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो नहीं कर पाएगा. जिस देश से उसको मंगाना हो रॉ मटेरियल ये अलग मैटर है, लेकिन उनको उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा. हियर इज हैविंग द व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन किसको बोलते हैं? इन द पास्ट 2 to 3 डिकेड्स, पिछला अगर 2 से 3 डिकेड्स देखें, एक डिकेड 10 साल का होता है तो 2 डिकेड 20 साल, 3 डिकेड 30 साल. यानी अभी अगर 1990 की बात करिए, 3 डिकेड ही ले लीजिए. More and more MNCs have been looking for the location around the world which would be cheap for their production. MNCs कल बताया था, मल्टीनेशनल कंपनी. तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी जो ऐसी कंपनियां वो इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, फिनलैंड में भी है, बहुत सारे कंट्रीज में अपना वो जाल बिछाए हुए, अपना बिजनेस को बढ़ाए हुए. तो वो एक से अधिक कंट्री में जो भी बिजनेस करता है वो उस टाइप्स के बिजनेस को, उस टाइप्स के कंपनी को MNCs कहा जाता है. तो ये आप लिख सकते हैं. द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNCs इज दीज कंट्रीज हैज बीन राइजिंग at the same time. Foreign trade between countries has been rising rapidly. A large part of foreign trade is also controlled by MNCs. यानी मैक्सिमम जो हिस्सा है ट्रेड का, बिजनेस का, वो MNCs के द्वारा कंट्रोल हो रहा है. मैंने अभी बताया आपको कि हर देश की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी ज़रूरतें, अपने स्टॉक्स, अपने खान खनीज मिनरल्स के स्टॉक के आधार पर उनका पूरा ताना बाना बेस्ड है. आपको अगर मैं बता दूं कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपके देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो इसके पीछे का कारण अगर है तो वो वहाँ का रॉ मटेरियल है. यानी अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इज़ 100% इन द सेम कंट्रीज. उसी देश में वो अवेलेबिलिटीज़ है, इसलिए वो आसानी से हो रहा है. और उसी देश में अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल है तो वहाँ पर क्या और चाहिए आपको? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप देने के लिए आपको लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, एंड कैपिटल चाहिए, एंड मशीनरीज चाहिए. तो रॉ मटेरियल और ये सारी चीज़ें और लेबर आपको मिल जा रहा है, तो कैपिटल धन तो लगाने के लिए हम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं. मेजर चीज़ें 2 हो जाती है आपको. वो हो जाता है लैंड, जो ज़मीन अधिग्रहण होता है, फिर उसके बाद आपका लेबर. यानी ज़मीन अधिग्रहण होने के बाद जो किस टाइप्स का आपका बिजनेस स्टार्टअप है, स्किल है, तो क्या ज़रूरी है कि सारे लोग स्किल्ड हैं और वो स्किल प्रोसेस को हेल्प करने जा रहे हैं. तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसमें मैं एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, आउटसोर्सिंग जिसका नाम है, BPO बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में आता है. ये 2 प्रकार का होता है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक होता है. इंटरनेशनल जो होता है यानी कि अमेरिका का प्रोजेक्ट जो है, इंडिया के लोग बैठ करके ऑनलाइन उस पर सपोर्ट दें, उसको काम करें, तो ये BPO इंटरनेशनल BPO हो गया. अब अमेरिका का जो प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, मान लीजिए वो इंश्योरेंस सेक्टर्स का प्रोजेक्ट है, और इंश्योरेंस सेक्टर्स में होता क्या है, लोगों को कस्टमर को कॉल जाएगा, सर हमको SIP करनी है. अब आप बात किसी से करेंगे तो लैंग्वेज जो होगा जिस कंट्री का, वही आइदर हिंदी नहीं तो इंग्लिश. अमेरिकन कस्टमर केयर को सपोर्ट देने के लिए इंडिया के बाजार में, इंडिया के पूना, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जो BPOs खुला हुआ है इंटरनेशनल, वो लोग इंग्लिश में बात करेंगे उनसे. एंड बिकॉज दे हैव टू नो टेक द ट्रेनिंग ऑफ द प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले लेते हैं, उसके बाद अच्छा हाँ सर आपको इंश्योरेंस सेक्टर्स में इसका टाइम पीरियड ये है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐसे होता है, इस पर इतना % बेनिफिट है,
These are the things have to explain according to the what need of the customer. कस्टमर की जो ज़रूरत है। तो आप ये सोचने वाली बात ये है कि अमेरिका का प्रोजेक्ट है, इंडिया के लोग हैं और हम इंडिया में बैठे सपोर्ट दे रहे हैं और वहाँ के प्रोडक्ट को हेल्प भी हो रहा है, उससे पैसे भी आ रहा है, उस कंपनी को आपको सैलरी भी आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी स्थिति कब बनी, क्यों बनी? ग्लोबलाइजेशन के कारण बनी। वर्ल्ड ग्लोबलाइज है इसलिए बनी, यानी आप कह सकते हैं कि दुनिया एक मुट्ठी में सिमट गया है, एक मुट्ठी में आ गई है। आज अभी आप बैठे बैठे किसी भी कंट्री का कोई प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर उसका प्राइस क्या है। एक कंट्री को छोड़ दिया जाए तो दो कंट्री जो है वो भी जानकारी होना चाहिए। चाइना है, चाइना अपना प्रोडक्ट अपने तरीके से सेल करता है, बहुत सारी चीज़ें वो गूगल को नहीं शेयर करता है। चाइना का सबसे बड़ा जो ऑनलाइन जो शॉपिंग सेंटर है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, उसका नाम है alibaba.com। वहाँ पे गूगल मैप, हाँ, alibaba.com। तो ये एक स्थिति जो बनी हुई है, इसमें देखिए क्या कहता है, लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई एमएनसीज। फॉर इंस्टेंस द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स। फोर्ड अमेरिका की कंपनी है, फोर्ड मोटर्स in India not only produce cars for the Indian markets, it also export car to other developing countries। बनाता तो है ही, साथ में दूसरे देश को भी बेचता है। आसपास में पाकिस्तान है, बांग्लादेश में, अगर इंडिया में वो प्रोडक्शन कर रहा है, श्रीलंका है, and exports car components for its many factories around the world। Likewise, activities of most MNCs involve substantial trade in goods and ऑल्सो सर्विसेज। ये देखिए कैसे ये इंसान को दिखाया जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन का जो फन है, एक विश्व को, मतलब ग्लोब को, पूरे ग्लोब को अपने हाथ में लिए हुए है, यानी उसके हाथ में पूरी दुनिया है। मैंने बोला हाथ में दुनिया आ गई। बी केयरफुल दैट्स आवर वर्ल्ड, यूर प्लेइंग विथ समबडी, यू विल हैव टू पे द प्राइस। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। विश्व के और भी देश हैं जहाँ पर इसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है, लिया जाता है। सो द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये जो पूरा का पूरा जो रिजल्ट है, कितना ज़्यादा हमारे देश में विदेशी कंपनियां आती है, कितना उसको रिस्ट्रिक्शंस है सरकार के द्वारा, कितना आज़ादी है, कितना % वो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर हमारा विदेश का व्यापार निर्भर है। फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस द कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन इज, जस्ट अ मिनट, Globalization is this process of rapid integration of connections between countries। वैश्वीकरण एक ऐसा दौर है, ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन, बहुत तेजी से दो मैक्सिमम कंट्रीज आपस में कनेक्ट हुए हैं, हर चीज़ की डिमांड जहाँ जैसे हुई है वहाँ बढ़ी है, और इंटर कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। सो MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। MNCs are playing a major role in the globalization process। More and more goods and services, investments and technology are moving between countries। यानी एक टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री में, देखिए घूम रहा है कैसे। अगर हम भारतीय रक्षा क्षेत्र में राफाल फ्रांस से खरीद रहे हैं, तो उस राफाल टेक्नोलॉजी को अपना जो रिसर्च सेंटर है DRDO और IIT, वो सब में हम लोग देखते होंगे ना कि कैसे ये काम कर रहा है, कौन सा बॉडी क्या पार्ट्स बनाया है। आने वाले समय में उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्ट तो तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो हम अपने जगह सीमित रहते, वो अपने जगह सीमित रहते। कुएं का मेढक इसको कहा जाता है कि आप कुएं से बाहर आपकी दुनिया आपने देखी नहीं है, क्या है कैसा है, तो आपको लगता है यही सबसे बड़ा दुनिया है, इसके आगे कोई संसार है ही नहीं, जिसका एग्जाम्पल में कहा गया है कुएं का मेढक। तो ग्लोबलाइजेशन बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्री को आगे बढ़ने में मदद किया है
इंस्टीड कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें उस प्रोडक्ट का, उस कंट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट का। सो मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर, एक मिनट, connect with each other than a few decades back. Besides moment of goods, services, investment, इसके बावजूद अगर वस्तुओं की बात करें, उसकी सेवाओं की बात करें, यानी मेंटेनेंस की बात करें, सुविधाएं की बात करें, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड, दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। ये तभी संभव हो सकता है जो भारतीय लोग दूसरे देशों में भी जाएं, आए, वहाँ की स्थिति को समझे, वहाँ के रॉ प्रोडक्ट को समझे। सो पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। और लोग भी एक दूसरे कंट्री में बिजनेस के आधार पर देखते हैं कहाँ पर हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा प्रोडक्ट लगाने में, फैक्ट्री लगाने में। मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब और बेटर एजुकेशन इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स। However, there has not been much increase in movement of people between countries due to various restrictions. तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ के अलग अलग दबाव जो होते हैं, उसके बिजनेस का जो रूल्स होता है कि कितना % आप इस देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी। अगर सही तरीके से अवेलेबिलिटी, कॉपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं होगा तो लोग आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ तक इसको करेंगे इस पार्ट के। इसके बाद जो है हम लोग टुमारो देखेंगे दूसरा पार्ट। तो ये उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे उसमें आगे, उसके पहले हम लोग लेट्स वर्क आउट, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, फिर उसके बाद फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशंस, उसमें उसके फैक्टर्स को ये देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो उस ग्लोबलाइजेशन को मदद करता है आगे बढ़ाने में। उसके बगैर वैश्वीकरण निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।